सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंट्रास्ट मैकेनिज्म चैप्टर देखने वाले हैं। सो व्हाट इज़ कंट्रास्ट देखेंगे, ठीक है। सो कंट्रास्ट क्या है। सो एन इमेज हैज़ कंट्रास्ट इफ़ देयर आर एरियाज ऑफ हाई सिग्नल वाइट ऑन द इमेज एज वेल एज एरियाज ऑफ लो सिग्नल्स डार्क ऑन द इमेज। अगर हाई सिग्नल्स हैं तो कैसे होंगे, वो वाइट होंगे इमेज में, एंड जो लो सिग्नल्स है वो कैसे होंगे, डार्क होंगे इन द इमेज। सो सम एरियाज हैव एन इंटरमीडिएट सिग्नल शेड्स ऑफ ग्रे बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक। तो कुछ एरियाज ग्रे भी होते हैं जो कि वाइट एंड ब्लैक होते हैं। तो लो सिग्नल वाले इसमें ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी एमआर के रिगार्डिंग। हाई सिग्नल्स कैसे होते हैं, वाइट ऑन द इमेज, एंड लो सिग्नल्स कैसे होंगे, डार्क ऑन द इमेज, and intermediate signals are the gray on the image. So NMV net magnetization vector can be separated into the individual vectors of the tissues present in the patient, such as fat, cerebrospinal fluid, gray matter and white matter. तो जो नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर है वो कैन बी सेपरेट किया जा सकता है इनटू द इंडिविजुअल्स में, वेक्टर्स ऑफ द टिश्यूज़ में प्रेजेंट जो कि होते हैं इन द पेशेंट्स में, सच एज फैट, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ग्रे मैटर में एंड वाइट मैटर में। तो फिगर नंबर 6.1 में ये दिखाया गया। चलिए 6.1 फिगर देख लेते हैं। सो 6.1 फिगर नंबर इज़ हेयर। सो ये इसमें क्या दिखाया गया, एक्सियल इमेज ऑफ ब्रेन, जिसमें कि डिफरेंस इन द कंट्रास्ट बिटवीन CSF फैट, ग्रे एंड वाइट मैटर दिखाया गया है। तो ये एक इमेज है MR की। फर्स्ट ऑफ ऑल MR इमेज आप लोग पहचाना से देखिए, क्योंकि MR इमेज में जो बाहरी लेयर होती है फैट, ये बोन जो विंडो होती है इसमें वाइट नहीं दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। जैसे अभी सिटी में देखेंगे तो बाहर वाइट दिखेगा, बोन बिल्कुल चमक रहा होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। एंड इसमें ये देख लीजिए, इसमें ये पूरी डार्कर टाइप दिखती है। मेन चीज़ फैट से ही इसको पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये जैसे कि वेंट्रिकल्स हो रहे हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर्स। तो इसमें डिफरेंस दिखाया गया है, मतलब कि कंट्रास्ट क्या होता है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर और ग्रे शेड, वो जो फैट होता है कैसा दिखता है, ये सब दिखाया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें कि 6.1 देख लिया। नेक्स्ट क्या है, कंट्रास्ट टू नॉइस रेशियो CNR इज़ एन इम्पॉर्टेंट इमेज क्वालिटी पैरामीटर होता है एंड रिलेट्स टू द डिफरेंस इन द सिग्नल बिटवीन टू एडजेसेंट एरियाज। और ये रिलेट करता है टू द डिफरेंस इन द सिग्नल बिटवीन टू एडजेसेंट एरियाज में। सो इमेजेस डिमॉन्स्ट्रेटिंग ए गुड सिग्नल टू कंट्रास्ट टू नॉइस रेशियो कंटेन्स लार्ज डिफरेंस इन सिग्नल इंटेंसिटी। ये लार्ज डिफरेंस कंटेन करता है टू द सिग्नल इंटेंसिटी में। एंड इमेजेस डिमॉन्स्ट्रेटिंग पुअर CNR डू नॉट, मतलब इमेजेस जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं पुअर कंट्रास्ट नॉइस रेशियो डू नॉट। एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्नल इंटेंसिटी इन MRI इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रीसेसिंग कोहेरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन दैट कट्स डाउन द वाइंडिंग्स ऑफ द रिसीवर कॉइल व्हेन द सिग्नल इज मेजर्ड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द सिग्नल इंटेंसिटी जो होता है MRI में, इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रीसेसिंग कोहेरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, सो जो कि कट कर देता है थ्रू द वाइंडिंग्स ऑफ द रिसीवर कॉइल व्हेन, जबकि सिग्नल इज मीजर्ड, जब सिग्नल मीजर किया जाता है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज जो कि इंड्यूस किया जाता है इन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। एंड a tissue has high signal white hyper intense if it has a large transverse component of magnetization। एक टिश्यू जिसमें जो कि वाइट दिखता है वो हाइपर इंटेंस होता है एंड हाई सिग्नल होते हैं। इफ़ इसमें क्या होता है, लार्ज ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है। व्हेन ए सिग्नल इज मेजर्ड
जिसमें हाई सिग्नल होता है वो वाइड और हाइपर इंटेंस दिखता है। और इफ़ देयर इज ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफर मैग्नेटाइजेशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटाइजेशन जो होता है दैट कट्स द कॉइल इज लार्ज एंड सिग्नल इंड्यूस्ड टू द कॉइल इज लार्ज। और अगर एक टिश्यू हैज़ ए लो सिग्नल ब्लैक एंड हाइपर इंटेंस इफ इट हैज़ ए स्मॉल ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ ए मैग्नेटाइजेशन, तो क्या होता है अगर जैसे कि स्मॉल ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है जिसमें कि सिग्नल इज मेजर्ड होता है, लो सिग्नल ब्लैक या हाइपोटेंस होगा, ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा इसमें कम होगा। इफ़ देयर ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिट मैग्नेटाइजेशन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटाइजेशन दैट कट्स द कॉइल इज स्मॉल, क्योंकि कट करता है स्मॉल को कॉइल को तो स्मॉल होता है, तो एंड सिग्नल इंड्यूस्ड इज द कॉइल इज ऑल्सो स्मॉल, इसमें लार्ज होता है जो कि हाइपर इंटेंस या हाई लार्ज सिग्नल होते हैं, इसमें स्मॉल होता है। सो ए टिश्यू हैज़ एन इंटरमीडिएट सिग्नल और ग्रे और आइसो इंटेंस, एक टिश्यू में जो कि इंटरमीडिएट सिग्नल होते हैं ग्रे होते हैं जिनको आइसो इंटेंस बोलते हैं। इफ़ इट हैज़ ए मीडियम ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हेन द सिग्नल इज मेजर्ड, तो इसमें क्या होता है मीडियम ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है जबकि सिग्नल को मेजर किया जाता है। और इमेज कंट्रास्ट जो होती है डिटरमाइन होती है बाय द डिफरेंस इन सिग्नल इंटेंसिटी बिटवीन टिश्यूज, सो दिस इज कंट्रोल बाय वेरियस पैरामीटर्स के द्वारा ये कंट्रोल की जाती है बाय द टेबल नंबर 6.1। सो इसमें कॉमन इक्वेशंस ऑफ कंट्रास्ट मैकेनिज्म के दिए गए हैं। सो इक्वेशन क्या है, SI इज इक्वल टू PD के पावर माइनस TE अपॉन T2 1 माइनस E के पावर TR अपॉन T1। सो SI इज द सिग्नल इंटेंसिटी इन ए टिश्यू। तो PD क्या है, प्रोटॉन डेंसिटी है, एंड TE क्या है, इको टाइम है, टाइम ऑफ इको किस चीज़ में, मिली सेकेंड में। और T2 क्या होता है, T2 इज़ द T2 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ टिश्यू एंड इसको मिली सेकेंड में मेजर करते हैं। TR रेपिटेशन टाइम होता है, और जो T1 होता है, T1 इज़ द रिलैक्सेशन टाइम इन द टिश्यू, ये भी मिली सेकेंड में होता है। एंड ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, सो सिग्नल इंटेंसिटी फ्रॉम टिश्यूज डिपेंड्स ऑन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर्स। सो इन ग्रेडियंट इको sequences the flip angle is added to this equation and T2 is referred to as T2 and इसको चैप्टर नंबर 17 में देखेंगे। सो एक्सट्रिंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर्स, सो एक्सट्रिंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, सो दीज पैरामीटर्स आर कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये होते हैं repetition time of repetition, this is the time from the application of the RF pulse to the application of the next for particular slice, so it is measured in a millisecond and TR affects the length of a relaxation period in a particular slice after the application of the one RF excitation pulse to the beginning of the next। तो इसमें क्या है, ये जो होता है ऑपरेटर पहली बात कंट्रोल करता है TR को, एंड सेकेंडली ये एप्लीकेशन होता है टाइम फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ वन RF पल्स होता है एप्लीकेशन ऑफ द नेक्स्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्लाइस से। सो इट इज़ मेजर्ड इन मिली सेकेंड में मेजर किया जाता है टाइम ऑफ रेपिटेशन को, एंड रेपिटेशन टाइम जो होता है वो अफेक्ट करता है लेंथ ऑफ ए रिलैक्सेशन पीरियड को इन ए पर्टिकुलर स्लाइस में आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वन रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन पल्स टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, चलो तो अभी देख लेते हैं इधर। तो टाइम टू इको टाइम, दिस इज़ द टाइम बिटवीन RF एक्साइटेशन पल्स एंड द कलेक्शन ऑफ द सिग्नल। ये क्या होता है, ये टाइम बिटवीन RF एक्साइटेशन पल्स होता है एंड कलेक्शन ऑफ द सिग्नल होता है, एंड इको टाइम अफेक्ट करता है लेंथ ऑफ द रिलैक्सेशन पीरियड आफ्टर द रिमूवल ऑफ RF एक्साइटेशन पल्स एंड पीक ऑफ द सिग्नल रिसीव्ड बाय द रिसीवर कॉइल, एंड इट आल्सो मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, और इसको भी मिली सेकेंड्स में मेजर करते हैं।
एंड फ्लिप एंगल क्या है? दिस इज द एंगल थ्रू द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज मूव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ RF एक्साइटेशन पल्स। एंड टर्बो फैक्टर या इको ट्रेन लेंथ क्या होता है? ETL, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एंड टाइम फ्रॉम इन्वर्जन TI, ये फुल फॉर्म्स देख लीजिए, बस इतना काफ़ी है अभी के लिए। बी वैल्यू भी होता है, सब आगे पता चलेगा। सो इंट्रिंसिक कंट्रास्ट मैकेनिज्म, सो these parameters are inherent to the tissue and not controlled by the operator। इंट्रिंसिक कंट्रास्ट मैकेनिज्म होते हैं, ये टिश्यू के हिसाब से आते हैं और ये ऑपरेटर कंट्रोल्ड नहीं होते हैं। सो ये होता है T1 रिकवरी टाइम एंड T2 डीके टाइम एंड प्रोटॉन डेंसिटी एंड फ्लो। सो एपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट ADC होता है एंड द कंपोजिशन ऑफ फैट एंड वाटर। So all substances possesses in molecules are constantly in motion. So this molecule motion is made up of rotational and transitional movements and is called Brownian motion। So जो molecular motion होती है, rotational और transitional movement, वो कैसी होती है? Brownian motion शो करती है। And the faster and molecular motion, the more difficult it is for a substance to release energy to its surroundings। एंड ये जितना फास्ट होगा मोलिकुलर मोशन, तो मोर डिफ़िकल्ट होता है सब्सटेंस के लिए रिलीज एनर्जी करना इन सराउंडिंग्स में। एंड फैट कंप्राइजेज हाइड्रोजन एटम्स मेनली लिंक्ड टू कार्बन दैट मेक अप अ लार्ज मोलिक्यूल। फैट में क्या होता है? हाइड्रोजन एटम्स मेनली होते हैं जो कि लिंक्ड अप होते हैं विद द कार्बन एंड मेकअप करते हैं लार्ज मोलिक्यूल्स को। एंड द लार्ज मोलिक्यूल्स इन फैट आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड हैव ए स्लो रेट ऑफ मोलिकुलर मोशन ड्यू टू इनर्शिया। और ये जो लार्ज मोलिक्यूल होते हैं फैट में, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ एंड इसमें स्लो रेट ऑफ मोलिकुलर मोशन पाई जाती है। किस वजह से? इनर्शिया की वजह से, जड़त्व की वजह से ऑफ द लार्ज मोलिक्यूल्स। एंड दे आल्सो हैव ए लो इनहेरेंट एनर्जी दैट मीन्स दे आर एबल टू एब्जॉर्ब एनर्जी। इसका मतलब है कि वो एबल होते हैं टू द एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इफिशिएंटली। एंड नाउ वाटर कंप्राइजेज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिंक्ड टू द ऑक्सीजन। सो इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स दैट स्पेस्ड फॉर अपार्ट हैव ए हाई रेट ऑफ मोलिकुलर मोशन। So they have a high inherent energy, that means they are not able to absorb energy efficiently. So because of these differences, tissues contains fat and water produce different images contrast. So this is because there are different relaxation rates in each tissue। क्योंकि different relaxation rates होते हैं, different टाइप के molecules होते हैं, इसी वजह से different टाइप का image contrast produce होता है in the water and the fat। And let's see the summary of the chapter। So हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? contrast between tissues occurs because there is a different signals intensity between the different tissues and signal intensity depends on the amplitude of the signal। एंड ये सिग्नल इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल पे डिपेंड करती है। रेजोनेंस ऑल्सो कॉजेज द magnetic moment to of all spins to presence in phase, and the result is coherent transverse magnetization that precesses in the transverse plane and the at the alarm frequency. If a receiver coil conductor is placed in the transverse plane, so the movement of the rotating and coherent transverse magnetization causes a voltage to be induced in the coil। तो जो रिसीवर कॉइल होती है वो प्लेस की जाती है ट्रांसवर्स प्लेन में, और मूवमेंट जो रोटेटिंग कोहेरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन की होती है वो कॉज करती है वोल्टेज को इंड्यूस होने के लिए इन ए कॉइल। एंड व्हेन द RF एक्साइटेशन पल्स इज रिमूव कर दी जाती है तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है ऑफ ऑल स्पिन डिफेज हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं फ्री इंडक्शन डीके को। ओके, एंड हियर इज द a basic pulse sequence showing TR and time of repetition and time of echo intervals। so इसको देख सकते हैं, ठीक है। so यहाँ पे ये दिया गया है, ये है TR एंड ये VTR टाइम ऑफ रेपिटेशन है। so RF पल्स जब इधर से जनरेट हो रही है, सिग्नल्स आ रहे हैं RF पल्स एंड सिग्नल, RF पल्स एंड सिग्नल। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सिग्नल है, सिग्नल का इको है, तो इस
RF पल्स से सिग्नल लीक होता है, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ इको। तो ये हो गया टाइम ऑफ इको। और ये जो पूरा RF पल्स से सेकेंड RF पल्स तक के बीच का टाइम ऑफ रिपीटिशन बोलते हैं। तो इसी चीज़ को बेसिक पल्स सीक्वेंस शोइंग TR एंड TE। TE क्या होता है, एक सिग्नल के बीच में और RF पल्स के बीच में जो होता है TE होता है, एंड जो रिपीटिशन TR होता है, एक RF से दूसरी RF पल्स के बीच में जो होता है वो TR होता है। ओके, इन द नेक्स्ट वी विल सी रिलैक्सेशन मैकेनिज़म्स। नेक्स्ट चैप्टर इज रिलैक्सेशन मैकेनिज़्म। इसमें कि किस तरीके से रिलैक्स करते हैं बोर में मॉलिक्यूल्स, वो शो करा जाएगा। सो इन द लोअर दैन द सेंटर फ्रीक्वेंसी, जब सेंटर फ्रीक्वेंसी लोअर होती हैं दैन द, तो होमोजेनस है एंड होमोजेनस सेंटर फ्रीक्वेंसी है। एंड यहाँ पे जो हायर दैन सेंटर फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी हायर है, एंड ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी लोअर है। मतलब कि स्पिन अप जो होते हैं वो लो एनर्जी वाले हैं, स्पिन डाउन जो हैं वो हाई एनर्जी वाले हैं, एंड जो अलाइन हैं वो होमोजेनस हैं। वो तो इन फेज मतलब कि ये शो कर रहा है। सो वेक्टर इन एरिया ऑफ लोअर फील्ड स्ट्रेंथ, सो वेक्टर इन एरिया ऑफ हायर फील्ड स्ट्रेंथ, जब हायर फील्ड स्ट्रेंथ होंगे तो वो अपोजिट टू द फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जाएंगे। एंड डी फेज्ड जो होंगे तो मल्टीपल डायरेक्शंस में जाएंगे, एंड जो इन फेज होंगे तो वो विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, एंड ये रिलैक्सेशन मैकेनिज्म को शो कर रहा है। टाइम इधर है एंड सिग्नल इंटेंसिटी इन द वाई एक्सिस, और ये है शो कर रहा है T2 कर्व। T2 कर्व टाइम के साथ कम होता जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इज ए जनरल टर्म दैट रेफर्स टू द लॉस ऑफ एनर्जी। रिलैक्सेशन क्या है, जनरल टर्म है जो कि रेफर करता है टू द लॉस ऑफ एनर्जी को। जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। एंड इन MRI दिस इज एनर्जी डिलीवर टू द स्पिन वाया एक्साइटेशन। MRI में जो एनर्जी डिलीवर होती है टू द स्पिन्स वाया एक्साइटेशन से। सो आफ्टर RF एक्साइटेशन पल्स हैज़ बीन अप्लाइड एंड रेजोनेंस and desired flip angle achieved, the RF pulse is removed, so the signal induced in the receiver coil begins to decrease। तो क्या है, आप जैसे कि RF पल्स एक्साइटेशन पल्स हैज़ बीन अप्लाई किया जाएगा, देन रेजोनेंस होगा, फिर डिजायर्ड फ्लिप एंगल अचीव किया जाएगा, एंड देन RF फ्रीक्वेंसी पल्स रिमूव कर दी जाएगी। फिर सिग्नल इंड्यूस जो होता है रिसीवर कॉइल में वो बिगिन हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोहेरेंट कंपोनेंट ऑफ नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इन द ट्रांसवर्स प्लेन में होता है, विच इज़ पासिंग अक्रॉस द रिसीवर कॉइल से, जो कि पास करता है, बिगिंस टू ग्रेजुअली डिक्रीज इन एन इंक्रीजिंगली हायर प्रोपोर्शन ऑफ स्पिन्स बिकम आउट ऑफ फेज विद ईच टाइम। तो ये किस वजह से होता है, विच जो कि पास करता है रिसीवर कॉइल से और बिगिन कर देता है ग्रेजुअली डिक्रीज होना एज एन इंक्रीजिंगली हायर प्रोपोर्शन जो होता है इसमें बिकम आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर, एक दूसरे से आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। एंड द एम्पलीट्यूड जो होता है वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द रिसीवर कॉइल देयर फॉर ग्रेजुअली डिक्रीज, जो एम्पलीट्यूड होता है वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द रिसीवर कॉइल का देयर फॉर वो ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज करता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्री इंडक्शन डिके, इसको अल्फा डी बोलते हैं। एंड नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इन द ट्रांसवर्स प्लेन डिक्रीजेज ड्यू टू, नेट मैग्नेटाइजेशन ट्रांसवर्स प्लेन में कैसे डिक्रीज होता है, किस वजह से होता है, रिलैक्सेशन प्रोसेसेस की वजह से, एंड फील्ड इन होमोजेनिटीज एंड ससेप्टेबिलिटी इफेक्ट्स की वजह से। तो द कम्युलेटिव डिफेजिंग ऑफ स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एंड इन होमोजेनिटीज इज कॉल्ड T2 डीके। जो स्पिन स्पिन इंटरेक्शंस होते हैं और इन होमोजेनिटीज होती हैं उनको T2 डी को बोलते हैं, कम्युलेटिव डिफेजिंग ऑफ spin interaction। And let's see common equation of relaxation mechanisms। So 1/T2
इज इक्वल टू 1/T2 प्लस हाफ gamma delta B naught. So T2 and T2 star are the tissues of T2 and T2 star relaxation times millisecond. Gamma is the magnetic ratio megahertz में, and delta B is the variation in the magnetic field in homogeneities parts per million per ppm में. And this equation shows how T2 and T2 star are related to each other, and poor field in homogeneities results in T2 star and begin much shorter than T2 and fast decaying signal. Okay, and now relaxation processes. So relaxation processes कैसे होते हैं? The magnetization in each tissue relaxes at different rates. This is one of the factors to create image contrast. जो मैग्नेटाइजेशन होता है इस टिश्यू में रिलैक्स कर डिफरेंट दर पे होता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर होता है जो कि क्रिएट करता है इमेज कंट्रास्ट को. एंड विदड्रॉल ऑफ द RF प्रोड्यूसेस सेवरल इफेक्ट. जो RF रेडियो फ्रिक्वेंसी को विदड्रॉ कर दिया जाता है, कट ऑफ कर दिया जाता है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? सो स्पिन इमिट्स एब्जॉर्ब्स फ्रॉम RF पल्स थ्रू ए प्रोसेस नोन एज स्पिन लैटिस एनर्जी ट्रांसफ़र. जो स्पिन इमिट करता है एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है फ्रॉम द RF पल्स से एंड थ्रू ए प्रोसेस जिसको कहते हैं स्पिन लैटिस एनर्जी ट्रांसफ़र, एंड शिफ्ट दियर मैग्नेटिक मोमेंट फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट टू द लो एनर्जी स्टेट. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं स्पिन लैटिस एनर्जी ट्रांसफ़र, और शिफ्ट करता है मैग्नेटिक मोमेंट को फ्रॉम द हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में. एंड नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर रिकवर करता है, रिलाइन करता है टू B0 के साथ. एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस तब उसको T1 रिकवरी बोलते हैं. जब वो NMV रिकवर होता है B0 के साथ तो उसको क्या बोलते हैं? T1. एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस इज कॉल्ड T1 रिकवरी. सो दिस मैग्नेटिक मूवमेंट इज स्पिन्स लूज. तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है विड्रॉल के कारण वो लूज कर देता है प्रिसेशनल कोहेरेंस और डिफेज, एंड NMV डिफेज द ट्रांसवर्स प्लेन. एंड डिफेजिंग जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इसमें वो लूज कर देता है प्रिसेशनल कोहेरेंस को और डिफेज करता है, एंड नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर डीके कर जाता है इन द ट्रांसवर्स प्लेन में. सो द डिफेजिंग रिलैक्सेशन प्रोसेस इज कॉल्ड. जो डिफेजिंग होता है रिलैक्सेशन प्रोसेस का उसको T2 डीके कहते हैं. एंड द मैग्नेटिक और जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होता है ऑफ द स्पिन लूज दियर कोहेरेंस. जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है स्पिन का वो कोहेरेंस को लूज करता है. इंटरेक्शन ऑफ द इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड्स इज एडजेसेंट न्यूक्लियाई स्पिन कॉजिंग T2 डीके. सो जो इंटरेक्शन होता है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड का एडजेसेंट न्यूक्लियाई के साथ स्पिन को वो कॉज करता है T2 डीके को, एंड इन होमोजेनिटीज ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को. ठीक है. एंड फील्ड इन होमोजेनिटीज क्या होती हैं? सो डिस्पाइट अटेम्प्ट्स टू मेक द मेन मैग्नेटिक फील्ड एज यूनिफॉर्म. मेन मैग्नेटिक फील्ड को अटेम्प्ट किए जाते हैं कि वो यूनिफॉर्म हो एज पॉसिबल एज सिमिंग एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना, मतलब कि होमोजीनियस रहे, यूनिफॉर्म रहे वाया द सिमिंग. होमोजीनियस हम लोग कैसे करते हैं, यूनिफॉर्म कैसे करते हैं? वाया द सिमिंग इज़ द प्रोसेस जिससे कि हम लोग इन होमोजेनिटीज़ को कम करते हैं या फिर रिमूव करते हैं. सो इन होमोजेनिटीज़ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर इनअवॉइडेबल एंड स्लाइटली क्योंकि इन होमोजेनिटीज़ जो होती हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो इनअवॉइडेबल होती हैं, मतलब कि उनको मतलब एक तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं. एंड स्लाइटली अल्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ B0. और वो अल्टर करती हैं मैग्नीट्यूड को, किसका? B0 के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को अल्टर कर देती हैं, चेंज कर देती हैं. दैट इज़ सम स्मॉल एरियाज ऑफ फील्ड हैव ए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्लाइटली मोर और लेस देन द मेन फील्ड स्ट्रेंथ. और जो होता है कि स्मॉल एरियाज ऑफ फील्ड होते हैं जिनमें कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्लाइटली मोर या फिर ज़्यादा या कम होती है लेस देन द मेन फील्ड स्ट्रेंथ से होती है. तो देख लेते हैं इसका नेक्स्ट.
सो ड्यू टू लार्मर इक्वेशन की वजह से द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए स्पिन इज प्रोपोर्शनल टू द बी नॉट के प्रोपोर्शनल होती है। एंड सो स्पिन्स दैट पास थ्रू द इनहोमोजेनिटीज एक्सपीरियंस ए प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो स्पिन्स होते हैं जो कि पास करते हैं इनहोमोजेनिटीज़ को, जो कि एक्सपीरियंस करते हैं प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी को, एंड फेज चेंज एंड रिजल्टिंग सिग्नल डीके एक्सपोनेंशियली मतलब ग्रो होता जाता है, सिग्नल डीके होता ही जाता है, बढ़ता जाता है। एंड रिजल्ट इन ए चेंज इन डिफेजिंग ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। इसका रिजल्ट क्या होता है? चेंज होता है डिफेजिंग ऑफ द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन ड्यू टू द लॉस इन फेज कोहेरेंस में लॉस हो जाता है, और रिजल्टिंग सिग्नल डीके एक्सपोनेंशियली एंड इज कॉल्ड द एफआईडी फ्री इंडक्शन डीके हो जाता है। एंड T2 डीके इज इरिवर्सिबल। T2 डीके क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि इसको वापस नहीं किया जा सकता, बिकॉज स्पिन इंटरेक्शन अकर्स एट द एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल। स्पिन इंटरेक्शन जो होता है वो मोलिकुलर लेवल या एटॉमिक लेवल पे होता है। सो हाउएवर T2 डीके पर्टिकुलरली कॉज्ड बाय फील्ड इनहोमोजेनिटी। जो T2 डीके होता है वो पर्टिकुलरली फील्ड होमोजेनिटी की वजह से होता है। एंड बी कंपनसेटेड फॉर एंड इज डिजायरेबल, और इसको फिर कंपनसेटेड किया जाता है एंड डिजायरेबल होता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इमेजेस वेयर T2 कंट्रास्ट इज विजुलाइज्ड। ये किस लिए होता है? कि ताकि प्रोड्यूस की जा सके इमेजेस जो कि T2 कंट्रास्ट विजुलाइज होता है। आइडियली देयर मस्ट बी मैकेनिज्म टू रिफेज स्पिन। आइडियली इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए टू रिफेज होने के लिए स्पिन को, एंड कंपनसेट फॉर मैग्नेटिक field inhomogeneities, but pulse sequences are mechanisms that perform this function। एंड जो पल्स सीक्वेंसेस होते हैं मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ये फंक्शन को। ए पल्स सीक्वेंस इज डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ RF पल्सेस, ग्रेडियंट एप्लीकेशंस एंड इंटरवेनिंग टाइम पीरियड्स। पल्स सीक्वेंस क्या होता है? डिफाइन किया जाता है एज ए सीरीज ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस के gradient application and intervening time periods, and they enable control of the way in which the system applies RF pulse and gradients। और ये इनेबल करते हैं कंट्रोल ऑफ द वे जिससे कि सिस्टम अप्लाई करे RF पल्सेस को और ग्रेडियंट्स को बाय सिलेक्टिंग द इंटरवेनिंग टाइम पीरियड्स। इमेज वेइंग इज कंट्रोल बाय जिससे सिलेक्ट किया जाएगा इंटरवेनिंग टाइम पीरियड्स को, और इमेज वेइंग को कंट्रोल किया जाता है। And pulse sequences are required because without a mechanism of refocusing spins, pulse sequence को रिक्वायर्ड किया जाता है बिकॉज क्योंकि अब बिना किसी मैकेनिज्म को जो रीफोकस कर रहा है स्पिन को, देयर इज ए इनसफिशिएंट सिग्नल टू प्रोड्यूस एन इमेज। तो इनसफिशिएंट सिग्नल होगा टू प्रोड्यूस इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज बिकॉज डिफेजिंग अकर्स। डिफेजिंग जो होती है वो अकर होती है ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर ARF एक्साइटेशन पल्स हैज़ बीन रिमूव। जैसे ही ARF एक्साइटेशन पल्स रिमूव की जाती है। सो द मेन पर्पज ऑफ पल्स सीक्वेंस का मेन पर्पज क्या होता है? टू रिफेज स्पिन्स एंड रिमूव इन होमोजेनिटी इफेक्ट्स एंड देयरफॉर प्रोड्यूस सिग्नल और इको दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द T2 डीके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू अलोन। सो रिफेज स्पिन और रिमूव इनहोमोजेनिटी इफेक्ट्स आर देयरफॉर प्रोड्यूस करते हैं सिग्नल और इको को जो कि कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द T2 डीके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू अलोन, एंड इनेबल करते हैं मैनिपुलेशन of the TE and TR, time of echo and time of repetition, to produce different types of contrast। स्पिन्स आर रिफेज्ड बाय यूजिंग। स्पिन्स क्या यूज करके रिफेज किए जा सकते हैं? ए 180 डिग्री RF पल्स यूज्ड इन ऑल स्पिन इको सीक्वेंसेज एंड ए ग्रेडियंट यूज्ड इन ऑल ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज। सो पल्स सीक्वेंसेज एंड दियर रिफेजिंग मैकेनिज्म्स कैसे देख लेते हैं। यूज RF पल्स रिफेजिंग स्पिन्स एंड यूज ग्रेडियंट टू रिफेज स्पिन्स। सो कन्वेंशनल स्पिन इको, कोहेरेंट ग्रेडियंट इको, फास्ट टर्बो स्पिन इको, इनकोहेरेंट ग्रेडियंट इको, इन्वर्जन रिकवरी, स्टेडी स्टेट फ्री प्रिसेशन, स्टर बैलेंस्ड ग्रेडियंट इको, एंड फ्लेयर एंड EPI।
सो RF पल्स टू रिफेज करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? कन्वेंशनल स्पिन इको, फास्ट एंड टर्बो स्पिन इको, इन्वर्जन रिकवरी, स्टर एंड फ्लेयर। एंड जो ग्रेडियंट और रिफेजिंग स्पिन यूज होते हैं, कोहेरेंट ग्रेडियंट इको, इनहेरेंट ग्रेडियंट इको, स्टेडी स्टेट फ्री प्रिसिशन, बैलेंस्ड ग्रेडियंट इको एंड EPI यूज होते हैं। एंड नाउ द की पॉइंट्स। Relaxation is a general term refers to the loss of energy. In MRI, this is energy delivered to the spin via excitation, and relaxation and homogeneities result in free induction decay signals. So spin lattice energy transfers a relaxation process where spins give up energy absorbed through excitation to a surrounding molecular lattice of the tissue. So it is called T1 recovery. स्पिन लैटिस एनर्जी क्या होती है? जो इस ट्रांसफ़र होती है रिलैक्सेशन प्रोसेस का, वेयर स्पिन देता है क्या? एनर्जी एब्जॉर्ब कर देता है थ्रू एक्साइटेशन टू द सराउंडिंग मोलिकुलर लैटिस ऑफ द टिश्यू। तो इसको T1 रिकवरी बोलते हैं। एंड T2 डीके क्या होता है? इसमें ये इरिवर्सिबल होता है। T2 डीके लॉस ऑफ फेज कोहेरेंस ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन, एंड इसमें इंटरेक्शन ऑन एटॉमिक एंड मोलिकुलर लेवल पे, क्योंकि ये स्पिन इंटरेक्शन होता है और ये एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल पे होता है। T2 डीके क्या होता है? इरिवर्सिबल लॉस ऑफ फेज कोहेरेंस होता है। And pulse sequences are mechanism that permit refocusing of spins so that images can be acquired with different types of contrast। और कई सारे पल्स सीक्वेंसेस में वो मैकेनिज्म होते हैं जो कि परमिट करते हैं रिफोकस करना है स्पिन को, जो कि इमेजेस को एक्वायर करते हैं इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट प्रोवाइड करते। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल go through the next topic, and that is the T1 recovery. Okay, so till then, like, share and subscribe. Follow for the more informative videos.